ओम्स लॉ क्या था हमारा? Potential difference across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided that temperature remain constant. और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या क्या चीजें? पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे ये करंट, ठीक है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे मतलब V अपॉन I बोल रहा है क्या? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हमने क्या माना? तो R मान लिया, तो इससे मेरा V इज इक्वल टू IR आ गया, ठीक है। और इसको अगर यहाँ पे ग्राफिकली बोले, यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट है इसका, ये मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन है और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मेटल, किसी भी मेटल का ये R रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, VI ग्राफ ओम्स लॉ का क्या है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ले लिया और यहाँ पे करंट हमारा एक्स एक्सिस पे ले लिया, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है क्या? ओम्स लॉ। तो यही हमारा ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आपको ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो रेजिस्टेंस क्या था? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो कि चार्ज को फ्लो होने से रेजिस्ट करे, रोके, अवरोध करे, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या है? ओम है, जिसको हम डिनोट इससे करते हैं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। समझ में आ गया आपको? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, then that is called 1 ohms, 1 ohm resistance, then resistance is 1 ohm, ठीक है। रेजिस्टेट क्या होता है? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट को हमें रेगुलेट करना है कि कितना करंट ट्रेवल करना है, ज्यादा करना है, कम करना है, या अलग अलग करंट करना है, तो उसमें उसको रेगुलेट करने के लिए रेजिस्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज, बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि कब ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस, कब कम हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको समझना अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसके ऊपर बेस्ड एक फॉर्मूला है जो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, उसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज ये समझ लो इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर। अब पहली बात तो ये यूनिफॉर्म क्या है? तो ऐसा नहीं होगा कि वायर मेरा कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा वायर इसकी ये यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं होगा कि कहीं ऐसा, कहीं पे मोटा, कहीं पे ऐसा ऐसा। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। ये कहीं पे देखो थिकनेस कम है, कहीं ज्यादा थिकनेस हो गया, कहीं कम, कहीं ज्यादा। तो इस तरीके का नहीं, ये क्या है? हमारा यूनिफॉर्म है। और ये क्या है? हमारा नॉन यूनिफॉर्म। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोला? देखो पहली बात बोली रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर। हम सिर्फ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसकी रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें तो डेफिनेट है कि रेजिस्टेंस सेम होगा नहीं, कहीं कहीं अलग होगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सबसे पहली बात कि कंडक्टर का जितना ज्यादा लेंथ होगा उसके उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब लेंथ अगर इसका इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये बात को समझ लेना। अब इसका मैं उदाहरण आपको दूं कि मान लो कोई हमारा ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में पार्टिकल्स, अभी देखो इसके जो एटम है वो इस तरीके से दूर दूर है, ठीक है, दूर दूर है। अब मैं इसको जब खींचूंगा, खींच के इसको लंबा करूंगा, तो ये क्या होगा? इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये कम होता जाएगा, है ना। और कम होगा तो क्या होगा? ये
ये जो पार्टिकल्स दूर दूर थे ये पास पास आ जाएंगे, और पार्टिकल्स पास पास आते जाएंगे तो उसके अंदर चार्ज को फ्लो होने में उतनी डिफिकल्टी होगी। अभी देखो रास्ता ज्यादा है, आराम से निकल जाएगा, फिजिकल फॉर्म में ही समझो। और अगर इसको लेंथ बढ़ाया तो इसका चौड़ाई कम होगा, तो लेंथ बढ़ने पे कम हो जाएगा क्योंकि इतना ही मटेरियल पूरे में फैलाना है ना। तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो पास पास हो जाएंगे। अब पार्टिकल्स जब पास पास होंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, तो चार्ज को फ्लो होने में डिफिकल्टी होगी। तो चार्ज को फ्लो होने में डिफिकल्टी होगी तो क्या होगा, करंट कम होगा। तो वही क्या बोला, करंट कम होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर लेंथ बढ़ा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, ये बात। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोली, इनवर्सली। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, टू द लेंथ। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में देखो ध्यान से, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मेरा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स जो इतने पास पास में थे पहले, अब उसको ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, तो वो और ज्यादा आराम से, वो ज्यादा स्पेस मिलेगा पार्टिकल्स के बीच में, और जब ज्यादा स्पेस मिलेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा और करंट बढ़ेगा। ये बात समझ लेना, क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो उतने ही पार्टिकल को अब ज्यादा स्पेस मिल रहा है किस चीज के लिए, ट्रेवल करने के लिए। तो क्या होगा, बीच में ज्यादा स्पेस मिलेगा तो चार्ज आराम से उसमें फ्लो हो सकेगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा तेजी हो जाएगी। तो पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा होगा तो उसमें अगर मान लो कहीं पे रोड पे जा रहे हो, किसी रोड से जा रहे हो, रोड खाली है तो उस पर जाना आसान है, लेकिन रोड पे मान लो मारम पिट्टी हो रही, लोग लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से, तो आप क्या करोगे, वहां से गुजर सकोगे? आपको ट्रेवल करने में दिक्कत होगी ना, क्या पता आपसे कोई टकरा जाए, ठीक है, आपको लपेटे में ले ले। तो वही चीज यहाँ पे है कि टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स तेज तेज भागने लग गए। आपको पता है ना, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल तेज मूव करने लगेगा। अब पार्टिकल तेज मूव करने लगेगा तो वहां से जब चार्ज फ्लो होने की कोशिश करेगा तो चार्ज भी उसमें ज्यादा टकराएगा, तो उसको भी फ्लो होने में ज्यादा दिक्कत होगी। तो फ्लो होने में दिक्कत हो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए मतलब टेम्परेचर बढ़ने में भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। चौथी बात, ये नेचर मतलब मटेरियल, जिस मटेरियल का एक कंडक्टर है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये मेटल में भी आप देखोगे कई रेजिस्टर्स का अलग अलग आपको रेजिस्टिविटी मिलेगी, और ये जो बात है इसको रेजिस्टिविटी की बोलते हैं। अभी